हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनमोल कुमार। और बच्चों, आप लोगों की क्वेरी मेरे पास बहुत सारी आ रही थी रिगार्डिंग फिजिक्स कि सर हम नीट देने वाले हैं और हमारे मन में ये शंका आ रही है, सवाल हो रहा है कि एनसीईआरटी करें। क्या एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना चाहिए हमारे को? और अगर एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से पढ़ना कैसे है? ठीक है। और अगर एनसीईआरटी से पढ़ना है तो क्या मुझे नई एनसीईआरटी से पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है? और अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ या इवन दो मैं नई एनसीईआरटी से भी पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे पुराने एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या नहीं करना? अब सर ये बता दीजिए, एनसीईआरटी बेहतर है, मॉड्यूल बेहतर है, या मेरे जो टीचर नोट्स लिखवा रहे हैं वो बेहतर रहेंगे? है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो एड्रेस करना है, क्योंकि बच्चे घूमते रहते हैं भाई। एग्जाम का दिन आता नहीं है, सर मैं क्या खोल कर बैठूं, मैंने तो अंडरलाइन कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर, है ना, मैं उससे भी पढ़ रहा हूँ। सर मैं मॉड्यूल के अंदर भी अंडरलाइन कर रखा है, मैं उससे भी पढ़ रहा हूँ। अरे सर, सर के नोट्स को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वहां से भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो तीन तीन किताबें बंदा सामने खोल कर बैठ जाता है और फिर तीनों से पढ़ता रहता है। तो इसका भी फिक्स हम बताएंगे कि क्या तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। वीडियो की शुरुआत से पहले जो लोग नहीं जानते उन्हें सुपर 100 बैच के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं क्योंकि कुछ नए छोटे छोटे भाई बहन हम लोगों से जुड़े हैं। तो बच्चों, सुपर 100 बैच के अंदर ध्यान रखिएगा, जो मेन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो है इंटरेक्शन। 100% इंटरेक्शन आपको मेरे साथ देखने को मिलता है। इवन आप अगर आंसर कर रहे हैं, जो कि मैं करवाता ही हूं, तो उसके अंदर गलतियां भी मैं आपकी पॉइंट आउट कर देता हूं। एक हेल्दी कंपटीशन हमारे को उसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ बेसिक्स पर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस है। ऐसा नहीं होगा कि बस कह दिया कि भैया हम तो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं और चलो इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन टैकल करते हैं विदाउट इवन एड्रेसिंग द बेसिक्स। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत होगा और क्वेश्चन की लेवल बढ़ती रहेगी। क्लास, अब मेन तुम ये सोचोगे यार क्लास का क्या होगा, फिर भाई क्लासें चलेंगी, क्लास में कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। एक दो क्लास फालतू ले लेना, फालतू मिल जाएगी एक दो क्लास, ठीक है। लेकिन क्लास की जो पेस है कि भाई अगर हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो पेस उसी हिसाब से चलती रहेगी आपकी, कि पहले बेसिक एड्रेस होगा, फिर मॉडरेट क्वेश्चन एड्रेस होगा, फिर थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन एड्रेस होगा। ये वैसे ही चलेगा, ये लर्निंग पर रहेगा स्टूडेंट्स की। आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं, आप अच्छा सीख पा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन होंगे मॉड्यूलेट होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? और एग्जामिनर के माइंडसेट पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा कि जो पेपर बनाने वाला है वो क्या सोच रहा होगा, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्या नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। पढ़ने तो हमारे को पूरा सिलेबस ही है, लेकिन उसके अंदर भी मान लो हम कोई XYZ टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या पैटर्न रहा है, कितने साल से वो आ रहा है? क्योंकि हम पूरे के पूरे PYQs कर रहे हैं, जितने भी PYQs आ चुके हैं सारे के सारे क्लास के अंदर ही सॉल्व हो रहे हैं। फिर मिस्टेक करेक्शन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और लूप होल क्वेश्चन, ये आपको मिलेंगे। लूप होल क्वेश्चन का मतलब है कोई एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप भले ही कंसेप्ट पढ़ चुके हैं फिर से आप अटकेंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, उसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, एक और परसेप्शन होता है देखने का, जो एग्जामिनर देख रहा होता है लेकिन हम नहीं देख रहे होते, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट असर्शन क्वेश्चन सब कुछ करे जाएंगे, सॉल्यूशन की स्पीड आपकी बढ़वा दी जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप इतने सारे बच्चों के साथ एक हेल्दी कंपटीशन में है तो वहां पर रैंकिंग तो होती है ना, कि कौन सबसे पहले सॉल्यूशन देता है। डीपीपी आपको मिल रहे हैं जिसके अंदर आपको मॉडरेट टू एडवांस नीट लेवल के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यस सर, डीपीपी सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं दी जाएगी कि आपको 2 क्वेश्चन मैंने करवाए और छोटे छोटे 4 क्वेश्चन आपसे लगवा लिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अब तो मैं दुनिया को ही फोड़ डालूंगा। नहीं, बिल्कुल रियलिटी चेक वाली आपको डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको क्लास के बाद भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ मेरी मेंटरिंग और डाउट सेशंस तो चलते ही रहते हैं। अब किस किस को लेना चाहिए भैया? जो लर्न करना चाहता है, रटना नहीं चाहता। ठीक है, रटना एक पार्ट है, वी ऑल नो दैट, लेकिन लर्न भी हमारे को करना ही करना है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना चाहता है, क्योंकि यहां पर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने रखी है, तभी तुम्हारे को मॉडरेट से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं और दिए भी जाते हैं डीपीपी के अंदर। साथ ही साथ हम आपको अनेबल करेंगे कि आप एक सेल्फ लर्नर बने। ये ना हो कि भाई आप हमें बैसाखी की तरह यूज करें, नहीं, हम आपके बूस्टर्स हैं, बैसाखी नहीं है। फिर हम आपको ये सिखाएंगे कि आप अपनी ही मिस्टेक से कैसे
सीख सकते हो, साथ ही साथ आप दूसरों की मिस्टेक से भी कैसे सीख सकते हो, दूसरे बच्चे भी तो होंगे जो मिस्टेक्स कर रहे होंगे, उनकी मिस्टेक से आप कैसे सीख सकते हो। ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, आपको अपना एक पर्सनल मेंटर तो मिल ही रहा है, मैं भी हूँ, बहुत और भी टीचर्स हैं जो आपको अवेलेबल हो रहे हैं, डाउट आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ ओवरऑल 25 के सॉल्यूशंस, 25 के क्वेश्चंस करने का आपको मौका मिलेगा फुल कोर्स के अंदर। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से, क्या एनसीईआरटी से बाहर हमें पढ़ना है। अब ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा एनएमसी का सिलेबस या ये नीट का सिलेबस डिफाइन करेगा। इज दैट क्लियर? नीट का ये सिलेबस डिफाइन करेगा कि तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अब आपको ये करना कैसे है, आप अपना नीट का सिलेबस खोल कर रखिए, आप अपने एनसीईआरटी का सिलेबस खोल कर रखिए। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये एनसीईआरटी का सिलेबस मैंने लिया है ये सिर्फ एक इंडेक्स है, आप पूरा चैप्टर खोलकर बैठेंगे क्योंकि चैप्टर के अंदर टॉपिक्स भी होते हैं और सब टॉपिक्स भी होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, और आप अपने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को यहां पर मैच करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे इस सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना सा जो पार्ट है वो बाहर से आ रहा है, बाकी मेरा पार्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। तो जो मेरा पार्ट एनसीईआरटी से आ रहा है उस पे मेरा अटमोस्ट 100% स्पेशल एम्फेसिस होना चाहिए। वो एक तरीके से मोस्ट डेंजरस पार्ट होगा जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी रेदर देन उस पार्ट के जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है। ये बात क्लियर? और ये आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है। मैंने यहाँ पर फुल काइनेमैटिक्स को लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे नीड में काइनेमैटिक्स डिफाइंड होता है, 1D 2D नहीं कहते वो लोग, हम भी काइनेमैटिक्स ही बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ 1D 2D दोनों रख दिया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। आपको क्या करना है, बस कंपेयर करना है यहाँ पर सिलेबस को। बैठिए, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपनी एनसीईआरटी के पेज पलटने में। ठीक है, नहीं है तो पीडीएफ है आप लोगों के पास, गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर रखी है। तो आपको वहाँ टॉपिक सब टॉपिक चेक करना है और बस टिक लगाते हुए चलना है अपने नीट के ऑफिशियल सिलेबस पर। जो नहीं आ रहा टॉपिक उसके ऊपर एक सर्कल लगा देना कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है, इसे मुझे पढ़ना है, लेकिन जो आ रहा है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर पहला सवाल एड्रेस हो गया, क्या एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना है। जो आपका एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा बच्चों, वो आपको अपने मॉड्यूल से या अपने टीचर के नोट से पढ़ना ही पड़ेगा। वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हुआ और वो आ सकता है, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल आ सकता है जब आपके नीट के सिलेबस के अंदर गिवन है। तो यहां पर हमारा पहला डाउट क्लियर हो गया कि हमें कैसे करना है, क्यों करना है। दूसरे डाउट पर आ जाते हैं हम कि भाई हमारे पास जो एनसीईआरटी है उसे हमें पढ़ना ही कैसे है कि नहीं? क्या हमें उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ऐसे 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 करके पढ़ना है? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, देखो एनसीईआरटी में जो सबसे मेन चीज हो जाती है वो हो जाती है तुम्हारी समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर। इन दोनों पर तुम्हारा स्पेशल ध्यान होना चाहिए, और जो तुम्हारा टेबल होता है, फिगर होता है, और जो तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास गिवन होता है। ठीक है, वो बात सही है कि हम सर फिगर हो गया या कोई डेटा वगैरह हो गया हम मॉड्यूल से भी तो पढ़ सकते हैं, मना नहीं है, मॉड्यूल से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है जो मॉड्यूल होता है वो भी तो किसी और सोर्स से ड्राइव करके बना होता है, वहां पर थोड़ी बहुत वैल्यूज हल्की फुल्की चेंज हो सकती हैं, है ना। हमें लेकिन एनसीईआरटी की वैल्यूज पर ही ध्यान देना है क्योंकि वो सर्टिफाइड है। वो जो हमसे नीट में क्वेश्चन पूछेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी की वैल्यू से ही पूछेगा, है ना। ये बात क्लियर है? तो यही वैल्यूज आपके लिए एग्जैक्ट है, तो आपको यही वैल्यूज देखनी है, कांस्टेंट इसके हिसाब से, टेबल इसके हिसाब से। जैसे डायमेंशन एनालिसिस की टेबल तुम छोड़ देते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ना है, वो सारे डायमेंशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई नीट के अंदर हर बार आए हैं और हर बार आते रहेंगे, जाके पीवाईक्यूज को खोल कर देखना तो उसी टेबल में से हमारे पास क्वेश्चन आता है। ये बात क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तुम मॉड्यूल से पढ़ते हो, फिर तुम टिक लगाने जाते हो नीट के पीवाईक्यू पर और पाते हो कि यार यहाँ तो बिल्कुल ही मामला पानी अलग चल रहा है भाई, वहां मैंने कुछ और वैल्यूज पढ़ी, यहाँ कुछ और वैल्यूज लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी की वैल्यूज पढ़नी है, वही वैल्यूज हमसे डायरेक्टली पूछी जाएंगी। ये बात क्लियर है? पॉइंट्स टू पॉन्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे को असर्शन रीजन में मदद कर सकते हैं, इसलिए पॉइंट्स टू पॉन्डर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और उसमें से रीप आउट करने हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। साथ ही साथ अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है कि भाई चलो ठीक है ये टॉपिक जो है इसमें असर्शन रीजन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोलो और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, उससे नोट्स बनाने की कोशिश करो ताकि असर्शन रीजन में कभी भी गलत ना हो पाए, क्योंकि नीट ने तो असर्शन रीजन अगर देने हैं तो वो एनसीईआरटी से ही देने हैं, उससे बाहर वो दे नहीं सकता।
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लाइन बाय लाइन सिर्फ जो तुम्हें लगे भाई कि ये हाँ ये टॉपिक है ना, जैसे केटीजी में चले गए, अरे हाँ ये वाला टॉपिक है, यहाँ से असर्शन रीजन आता ही आता है, आ सकता है, पढ़ लेता हूँ, क्या जा रहा है, 2 मिनट ही तो लगेगा। ये बात क्लियर? अब काइनेमैटिक्स के अंदर भैया तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इतना इसकी जानकारी तो तुम्हें तुम्हारे मॉड्यूल से ज़्यादा मिल जाएगी रेदर देन दैट ऑफ एनसीईआरटी। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना? तो तुम्हें पता है कि कहाँ से मुझे पढ़ना है, कहाँ से मुझे नहीं पढ़ना, कितना मुझे कहाँ से पढ़ना है कि नहीं? क्योंकि मॉड्यूल के अंदर सब कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है, पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये भाई एवरेज स्पीड है, इसने इसके सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है सवाल। क्लियर है? ठीक है, तो जो मिसिंग लग रहा है मॉड्यूल के अंदर वो यहाँ से पढ़ लो। लेकिन हाँ, जो असर्शन रीजन तुम्हें लगे कि भाई आता रहता है, बार बार आता रहता है, उसके लिए एनसीईआरटी के इस टॉपिक से आता है तो उस टॉपिक को पढ़कर रखो। क्लियर? एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करनी ही करनी है। एग्जाम्पल को भूलकर बिल्कुल मत जाना, एग्जाम्पल कर लो, अभी समय है। 1 साल बाद ये मत कहना कि अब मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ, ये स्ट्रैटेजी ही तुम्हें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि नीट के 1 महीने पहले 2 महीने पहले क्रैश कोर्स ले रहा होता हूँ और मुझे बोलना पड़ता है यार अब सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लो, सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लो, और तब बच्चा कहता है यार अब तो वक्त निकल गया, अब मैं कैसे करूँ, तो फिर मैं रात को जगा कर करवाता हूँ। क्या हो सकता है? क्या हम करेंगे बताओ? है कि नहीं? करने तो है, चाहे आखिर में जाकर करो या पहले जाकर करो। पहले जाकर करोगे तो पता चल जाएगा कि भैया क्या गलती हो सकती थी, कैसे हमें आंसर निकालना है। साथ ही साथ जब तुम ये एग्जाम्पल्स कर रहे हो तो जो एक्सप्लेनेशन है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से देखना है, लाइन बाय लाइन। कुछ नई चीज़ मिल जाए तो उसे नोट डाउन कर लेनी है, अभी मैं बताऊंगा कैसे नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ना कैसे है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना। इन दो पर आपका स्पेशल ध्यान होना चाहिए, और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर आपका स्पेशल ध्यान होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, इससे ज़्यादा असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, तो वाई नॉट मैं इसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लूँ अगर मैंने कभी नहीं पढ़ा। अगर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी बातें उसके बारे में लिख रखी है, हर एक पॉइंट को एड्रेस कर रखा है, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये डिपेंड करेगा कि आपके मॉड्यूल कैसे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या फिर हम न्यू एनसीईआरटी पढ़े, है कि नहीं? अब देखो ये भी तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर ही डिपेंड करता है। तुम्हें पढ़ना कहीं से भी है, ये मैटर नहीं करता तुम ओल्ड से पढ़ो या न्यू से पढ़ो। अब कुछ बच्चे होते हैं वो कहेंगे यार न्यू से क्यों पढ़े, इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। बिल्कुल मिसिंग होगी, ठीक है, तो हम ओल्ड से पढ़ लेते हैं। पढ़ ले बेटा, ओल्ड से पढ़, लेकिन सिलेबस तुझे नीट का ही फॉलो करना पड़ेगा। सिलेबस किसका फॉलो करना है? तुझे नीट का ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर तेरा वो टॉपिक दे रखा है ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, तुझे उसे करना है। अगर नीट के सिलेबस में, ओल्ड एनसीईआरटी के सिलेबस में, मान लो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी में कोई टॉपिक दे रखा है और वो टॉपिक हमारे नीट में दे ही नहीं रखा, तो आपको फॉलो नहीं करना वो टॉपिक, वो छोड़ देना है। ये बात क्लियर? जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, अगर मान लो न्यू एनसीईआरटी के अंदर कोई टॉपिक नहीं दे रखा लेकिन नीट के अंदर वह टॉपिक दे रखा है, तो आपको उस टॉपिक को फॉलो करना है। आप उसे भूल नहीं सकते, काट नहीं सकते, ओमिट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर? तो ये ओल्ड वर्सेस न्यू का झमेला मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये कि सर क्या एडिशनल क्वेश्चन में ओल्ड एनसीईआरटी से ट्राई करूं या ना करूं? मेरे बेटा देख, बात ऐसी है, सबसे पहले एग्जाम्पल निपटा, कर लिए, फिर जो क्वेश्चंस हैं बैक क्वेश्चन वो निपटा। एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर अगर तुम क्वेश्चन करना चाहते हो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम अब स्टेप कर रहे हो कि भाई मैं कुछ हार्ड क्वेश्चंस ट्राई आउट करना चाहता हूं। लेकिन ध्यान रखना, वो जो हार्ड क्वेश्चन तुम ट्राई आउट कर रहे हो, क्या वो रेलेवेंट हैं? क्या वो रेलिवेंट हैं तुम्हारे नीड से? उसे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यही चीज कोई जेई वाला कहता तो मैं कह देता कर ले भाई, मुझे कोई उससे इशू नहीं, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान में रखना है कि वो जो एडिशनल क्वेश्चन है वो हार्ड होते हैं। अगर वो तुम्हारे सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन अगर रेलिवेंट नहीं लग रहा, उसे नहीं करना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, उन्हें तो कवर आउट करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। वो एक्चुअली में हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तुम एक क्वेश्चन करोगे, उसी के ऊपर तुम्हें 2 क्वेश्चन बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो हाँ, एडिशनल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस क्वेश्चंस को देखते हुए। यहां तक ये बात क्लियर?
अब आप बात आ जाती है कि एनसीईआरटी फॉलो करें सर, मॉड्यूल को फॉलो करें या फिर हम नोट्स को फॉलो करें। अब इसका एक तरीका है, मेरी बात ध्यान से समझना। तुम एक काम करो, तुम, मुझे पता ही है एनसीईआरटी तो चलो छोड़ो, उसको तो क्या ही फॉलो करोगे तुम, नोट्स और मॉड्यूल। तुम देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले टाइप का बच्चा क्या होता है, कोचिंग में गया, नोट्स लिए और नोट्स से पढ़ रहा होता है वो, है ना। दूसरा टाइप का बच्चा क्या होता है, कोचिंग में गया या फिर कोई भी ऑनलाइन वो ले रहा है बैच, कुछ भी है, वो नोट्स ले लेता है, ठीक है, उसने नोट्स की कॉपी शायद मेंटेन कर रखी है, लेकिन वो पढ़ता मॉड्यूल से है, क्योंकि मॉड्यूल के ऊपर वो क्या कर लेता है, अंडरलाइन वगैरह कर लेता है। तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा रेफरेंस मटेरियल है, भले ही वो नोट्स हो, भले ही वो मॉड्यूल हो, वो कुछ भी हो, जैसे मान लो मेरे पास है कि भाई मैं अपना मॉड्यूल फॉलो करता हूँ, क्यों, मॉड्यूल के अंदर मुझे पता है 100% लिखा हुआ मिलेगा, मॉड्यूल के अंदर मुझे 100% लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा। और मुझे ये भी डर है कि भाई जो मेरा टीचर है वो तो यार 100 जगह से पढ़कर आता है, वो 100 जगह के नोट्स लिखवाएगा, है कि नहीं। ये मेरा मॉड्यूल है और ये मेरे नोट्स हैं, नोट्स के अंदर तो सर 3-4 बुकों से पढ़कर मुझे पढ़ा रहे हैं, और मॉड्यूल बना हुआ है किसी एक बुक की रेफरेंस लेकर, या मॉड्यूल खुद में एक बुक है, तो इसके अंदर लिमिटेड चीज़ें लिखी होंगी, माइट भी इसके अंदर अनलिमिटेड चीज़ें हो सकती हैं। अब एनसीईआरटी भी मेरे पास दे रखी है, एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद मॉड्यूल और नोट्स दोनों में ही नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूं, देखो उस केस में क्या करना है तुम्हारे को, जो भी तुम्हारा रेफरेंस मटेरियल है, वेदर इट इज़ मॉड्यूल वेदर इट इज़ नोट्स, उसके साथ आपको छोटे छोटे चिट्स बनाकर रखने हैं, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स जो आपको दुकान से मिल सकते हैं, या तो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स, या फिर तुम मेरी तरह क्या कर सकते हो, मैं पता है क्या करता था, मैं यहाँ पर ना एक पेज चिपका दिया करता था, यहाँ पर पूरा का पूरा एक पेज, ऐसे छोटा सा पेज चिपका दिया करता था। वह पेज क्या कंटेन करता था, वह पेज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइनें विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक कंटेन करता था। अब जैसे मान लो मैंने गॉस पढ़ा, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर गॉस के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है, गॉस लॉ के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, लेकिन सर ने 2-3 बातें एक्स्ट्रा बता रखी है, वो मॉड्यूल के अंदर मुझे पता है लिखी हुई नहीं है। देख लिया मैंने, मॉड्यूल पढ़ा, घर आकर तो मैं पढ़ूंगा ना, पहली क्लास, भाई जो क्लास सर ने पढ़ा दी वो घर आकर तो मैं पढ़ूंगा, तो नोट्स और मॉड्यूल दोनों साथ में खोले रहूंगा और एनसीईआरटी भी खोले रहूंगा। मैंने फटाक से पढ़ा कि मॉड्यूल को फटाफट से रीड मारा, मैंने देखा यार ये चीज़ें मिसिंग है जो सर ने लिखवा रखी है, मैंने फटाक से लिख दी। अब मुझे लगा यार ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी, है कि नहीं, तो मतलब ये एक हॉट टॉपिक है कि एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो क्यों ना मैं एक बार एनसीईआरटी को देख लूँ। मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा, मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगा जो कि नया लिखा हो, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने पॉइंट्स टू पॉन्डर के अंदर और समरी के अंदर जाकर पढ़ा, मुझे एक नया पॉइंट मिल गया, मैंने उसे यहाँ पर लिख दिया अपने छोटे से पेज पे कहीं पर भी। इज दैट क्लियर। तो इससे क्या होगा, मेरे नोट्स एवर अपडेटिंग रहेंगे जब भी मैं पढ़ता रहूंगा। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत टाइम ले लेगा, भाई मैं एनसीईआरटी कब पढ़ूं, मैं मॉड्यूल कब पढ़ूं, यार ऐसा कुछ नहीं है। मान लो डे नंबर 1 तुम पढ़कर आए, सर ने गॉस पढ़ाया, अब ऐसा तो है नहीं ना सर गॉस को पूरा खिंचवाकर वहीं पर खत्म कर देंगे, ऑब्वियसली उसके लिए सर ने 5 या 2 क्लासें तो मिनिमम डेडिकेट कर रखी होंगी, है ना। तो एक क्लास के अंदर आकर बस एनसीईआरटी पढ़ने में तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, या फिर नोट से लिखने में कितना टाइम लगने वाला है, हाँ या ना। कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होने वाला, ये हमारे ऊपर होता है जब हम आलस कर जाते हैं कि भाई हमारे को तो करना ही नहीं है, हमें बहाने बनाते रहने हैं, ठीक है। फिर मत कहना कि भाई ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी थी, इसका असर्शन रीजन हमारे पास आ गया। एटलीस्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी को पढ़कर रखना, अगर तुम्हें लग रहा है इंटेंडेड ये टॉपिक काम का है और मैं पढ़ सकता हूँ एनसीईआरटी से, तो पढ़ लेना, ये तुम्हारी मेन चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर तुम ऐसे मॉड्यूल, नोट्स और एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो विद इन वन रेफरेंस नोट्स या मॉड्यूल इटसेल्फ, जिसको तुम बार बार री एडिट करते रहोगे और वो कभी भी खराब नहीं होगा, वो हमेशा अपडेट करता रहेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी और दूसरी क्वेरी हो, जैसे तुम लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन बताए, कोई भी दूसरी रिलेटेड स्ट्रैटेजी क्वेरी हो वो मुझे बता देना, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर तुम इन फेज चल रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वैसे तो मैं पूछता ही रहता हूँ, तो क्वेश्चन करते रहो एनसीईआरटी के, जितना कवर करवा दे, कोई भी टीचर कवर करवा दे, मैं कवर करवा दूं, मोहित कवर करवा दे, कोई भी टीचर कवर करवा दे, उतना पोर्शन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को लाइन बाय लाइन करते हुए चलना है, ठीक है। और कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो जितना कवर करवा दे टीचर, उतना एनसीईआरटी को कवर करते हुए हमें आगे बढ़ना है।
तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर सारी की सारी क्वेरीज लिख दो। मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो हो गई या कोई भी ऐसी वीडियो जो तुम्हारी हेल्प के लिए ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।